हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए बोल रहा है, तो गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², यानी कि मास गुने वेलोसिटी। 1/2 मास मेरा कितना दिया हुआ है, 22 केजी दिया हुआ है, तो 22 केजी, v मेरा 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 से 22 11 बार में काट लेंगे, यानी 11 गुने 25 बराबर मेरा हो जाता है 275 जूल। अब हम लोग ऑप्शन पे देखेंगे। ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है ऑप्शन नंबर ए 275, ऑप्शन नंबर बी 110 जूल, ऑप्शन नंबर सी 1100 जूल, ऑप्शन नंबर डी 2750 जूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 275 जूल। पहला का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी अनुदैर्ध्य तरंग से लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। पहले तो हम जानेंगे तरंग 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। दोनों का हम थोड़ा सा फिगर बना करके क्लियर कर दे रहे हैं। अनुप्रस्थ तरंग इस टाइप की जो तरंग हुई उत्पन्न होती है उसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग इस टाइप का कोई लंबवत कण इस टाइप से एक दूसरे के पास से होकर के जाता है इस टाइप से, तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और संपीड़न और विरलन किसको बोलेंगे, तो जैसे यहाँ पे कण बहुत पास पास है तो ये संपीड़ित है, और यहाँ पे कण थोड़ा दूर दूर है तो ये विरलित है। यही बोल रहा दोनों के बीच का दूरी, तो इसको बोलेंगे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ऑप्शन अब हम लोग पढ़ ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी परिमाण, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। तो क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो पहले तो वाहन में किस दर्पण का यूज करते हैं, तो वाहन में हम लोग को याद रखना है वाहन में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में हम हमेशा दर्पण के सामने मतलब किसी भी वस्तु को अगर रखा जाएगा तो आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग ऑप्शन से पढ़ करके समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आभासी और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर डी आभासी और सीधा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि आभासी सीधा, और बोला जाएगा तो अगर छोटा पूछता तो छोटा भी प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक लेंस के खाली स्थान से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। तो वो क्या चीज से ऐसा होगा कि वो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए मुख्य फोकस, ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र, ऑप्शन नंबर सी मुख्य अक्ष, ऑप्शन नंबर डी प्रकाशिक केंद्र। पहले तो जान ले रहे हैं हम, ये हुआ ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा। अब ये है मेरा लेंस, कोई भी लेंस आप उस टाइप, क्या नाम है, ये वाला भी लेंस बना सकते हैं, उत्तल अवतल लेंस भी बना सकते हैं। तो प्रकाशिक केंद्र बिल्कुल सीधा ये वाले को, अब यहाँ पे अगर वस्तु रखे हैं तो प्रकाशिक केंद्र बिल्कुल इस टाइप से जाती है। तो
इस टाइप से जा रही, जैसे अगर इसके क्या नाम है, समानांतर दिया जाएगा तो फोकस से होकर के जाएगी, तो जो जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। कल परसों भी ये वाला चीज़ हम बता चुके थे। और प्रकाशिक केंद्र ये ऐसा है ना, बिना विचलित हुए सीधा क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी प्रकाशिक केंद्र इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। चाहेंगे तो पिक्चर बना दें, पर पिक्चर हम लोग को एग्जाम में नहीं बनाना है। यहाँ पे इस टाइप से ऐसे करके, और ये यहाँ पर से मेरा इस टाइप से, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 ओम का, तो यहाँ पे लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 ओम लिख लिए, यहाँ पे भी 4 ओम। और क्या कह रहा है, कितना धारा, तो सॉरी 0.5 वोल्ट का दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर से निकाल लेंगे। रेसिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध निकालने के लिए समानांतर क्रम में बताए थे क्या करते हैं, समानांतर क्रम में रहता है तो 1/4 करके करते हैं, यानी 1/r करके होता है, तो 4×4 = 8, यानी 2/4 किए तो क्या आ गया आंसर 0.5। सॉरी क्वेश्चन में लगता है हम ध्यान नहीं दिए हैं, 0.5 इसका है, तो ये वाला का हो जाएगा 5 वोल्ट शायद दिया हुआ है क्वेश्चन। एक बार अच्छे से फिर से काम करते, क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हाँ 5 वोल्ट दिया हुआ है, और हम लोग का आर मेरा कितना निकला था, 0.5 ओम निकला था, और वी मेरा कितना दिया हुआ है, 5 वोल्ट दिया हुआ है। आई नहीं निकल जाएगा, वी इज इक्वल टू होता है आई आर, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आई को हमको अगर निकालना है तो वी बटा में क्या करना पड़ेगा, आर। वी मेरा कितना है 5 वोल्ट, और बटा में रेसिस्टेंस आर, ये 0 को हटा के यहाँ 5 से ये 10 बार में, यानी कि 10 एम्पियर की धारा क्या होगी, पास होगी। तो अब ऑप्शन पढ़ ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी 2.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी 20 एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 एम्पियर, इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बल्ब का फिलामेंट खालिस्तान गलनांक वाली खालिस्तान धातु से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च एवं प्रबल, ऑप्शन नंबर बी उच्च एवं दुर्बल, ऑप्शन नंबर सी निम्न एवं प्रबल, ऑप्शन नंबर डी निम्न एवं दुर्बल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च एवं प्रबल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि फिलामेंट जो होता है ना वो उच्च गलनांक का होना चाहिए ताकि वो पिघले नहीं, और धातु कैसा रहना चाहिए, तो प्रबल होना चाहिए। और ये भी याद रखना कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किस धातु का बना हुआ रहता है, तो टंगस्टन का बना हुआ रहता है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबक की क्षेत्र रेखाएं निकलती है खालिस्तान कहलाता है। तो पहले तो चुंबक के चुंबक, तो ये रहा मेरा इस टाइप से चुंबक, यहाँ पे मेरा नॉर्थ, यहाँ पे साउथ पोल। नॉर्थ यानी कि मेरा उत्तरी ध्रुव, और साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक के क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो मेरा किधर से, तो हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, ऐसे करके इधर साइड से एरो इस टाइप से, इधर से निकला इधर गया, और ये अंदर में भी इस टाइप से गमन करता है, और ये फिर उत्तरी पर जाता है इस टाइप से, यही क्रिया बार बार इस टाइप से होता रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी चुंबक का मध्य भाग, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन नंबर डी
उत्तरी ध्रुव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी ध्रुव। यानी 7 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? खाली स्थान हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। यानी कि हवा में जो अवशोषित प्रक्रिया है एक तरह से, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए डेल क्वेसेंस, ऑप्शन नंबर बी कैपिलरी एक्शन, ऑप्शन नंबर सी एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑस्मोसिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेल क्वेसेंस कहते हैं। डेल क्वेसेंस इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो कैपिलरी एक्शन क्या कहते हैं? तो मृदा से होकर के जो पानी का प्रवाह होता है उसको कैपिलरी एक्शन कहेंगे। एब्जॉर्प्शन क्या कहते हैं? तो नमी को अवशोषित करना। एब्जॉर्प्शन मतलब ही होता है अवशोषित करना। ऑस्मोसिस क्या कहेंगे? जब मतलब कि दो सांद्रता वाले घोल के बीच होने वाली एक प्रकार की विसरण की प्रक्रिया। विसरण यानी कि समझ लीजिए कि कोई चीज़ अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रही है तो वही एक तरह से मेरा क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस प्रक्रिया कहलाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है खाली स्थान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर सी स्केलेरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर डी कोलेनकाइमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या बता रहा है? खाली स्थान में पतली कोशिका भित्ति के साथ, पतली कोशिका भित्ति होती है इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैरेन्काइमा, जिसको हिंदी में मृदुतक भी कहते हैं। नाम दोनों याद रखना है, कहीं पे मृदुतक भी दे देगा, कहीं पे पैरेन्काइमा भी दे देगा, तो इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एरिकनिड, ऑप्शन नंबर बी कीट, ऑप्शन नंबर सी मोलस्क प्राणी, ऑप्शन नंबर डी सरीसृप। तो पहले अकशेरुक या कशेरुक किसको कहते हैं? कशेरुक जिसका मेरुदंड होता है उसको कशेरुक कहेंगे। अकशेरुक जिसमें मेरुदंड नहीं पाया जा रहा। तो ये 3 ऐसा जीव है जिसमें मेरुदंड नहीं पाया जाता। ये लोग का शरीर में मेरुदंड नहीं पाया जाता। तो बचा ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी अकशेरुक प्राणी कौन सा है? तो सरीसृप है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन नंबर ए संचलन, ऑप्शन नंबर बी पोषण, ऑप्शन नंबर सी श्वसन, ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्वसन। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि श्वसन ही एक ऐसी क्रिया हुई जो क्या करती है हम लोग को, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को उष्ण में यानी ऊष्मा में क्या करती है? उष्ण ऊर्जा में क्या करती है? बदलती है। श्वसन भी कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन इंग्लिश भी याद रखना है, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक जब अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दोनों का कॉलम बना दे रहे, ऑक्सी, ये हो गया ऑक्सी श्वसन, ये हो गया अनऑक्सी श्वसन। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन के उपस्थित, जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता वहाँ पे होती है। तो इसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन जब उपस्थित रहेगा तो हम लोग जो ग्लूकोज यानी खाना जो हम लोग खाए हैं वो जो ग्लूकोज के रूप में हम लोग के बॉडी में संचित हुआ है वो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? टूटता है। टूट करके क्या बनता है? तो 6 मॉलिक्यूल मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर निकलता है और 6 मॉलिक्यूल मेरा जल का बनता है। यही बनता है और प्लस एनर्जी बनता है। यहाँ पे एनर्जी या ऊर्जा लिख लेना है। फिर यही अनॉक्सी में क्या होता है? अनॉक्सी में भी सेम यही चीज़ होता है बट ये चीज़ नहीं बनता है। C6H12O6 यही हुआ, पर इसमें 2C
2H5OH। अल्कोहल जो होता है एथिल अल्कोहल वो बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मेरा 2 मॉलिक्यूल बनता है और फिर एनर्जी रिलीज होता है। तो ये क्रिया हम लोगों में नहीं होती है अनॉक्सी, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो 2 तरह का होता है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे, सॉरी इसको हम टिक मरवा दिए ना, 11 का सी इसका क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पुनरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव खाली स्थान में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर ए वृषण, ऑप्शन नंबर बी मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर सी मूत्र नली, ऑप्शन नंबर डी वृक्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। तो पुनरस्थ या पुरुष ग्रंथि जिसको मतलब कि बोलेंगे, केवल किस में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है। और ये क्या करता है ना, लिंग और मूत्राशय के बीच में होता है, जिससे क्या होता है मूत्र मार्ग, जो मतलब एक तरह का मार्ग हुआ, उसी में उपस्थित रहता है। एक तरह से ये समझ लीजिए, मतलब श्राव करने का काम करता है, मूत्र को निकालने का काम करता है, ये कहने का तात्पर्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पनीर, ऑप्शन नंबर बी कोलार्ड ग्रीन्स, ऑप्शन नंबर सी अंजीर, ऑप्शन नंबर डी गाजर। तो पहले हम बता दे रहे हैं, पनीर में तो सबको पता है दूध में कैल्शियम पाया जाता है, तो पनीर उसी से बनता है, तो यानी ये रिच मात्रा में, यानी कि इसमें ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अंजीर में भी अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी बोले कोलार्ड ग्रीन्स क्या है, तो कोलार्ड ग्रीन्स पालक का एक क्या है, पालक की एक तरह का प्रजाति समझ लीजिए। कश्मीर में इसको हॉक साग के नाम से भी जानते हैं हम लोग। और तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिर मेरा ऑप्शन नंबर डी गाजर, यानी कि गाजर में ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम नहीं पाया जाता, थोड़ा पाया जाता, लेकिन यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जब पूछ रहा था, तो मेरा इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, गाजर हो जाएगा। कोलार्ड ग्रेन्स बता दिए हैं, आई होप कि सबको क्लियर होगा कोलार्ड ग्रेन्स के बारे में भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन एक समूह नहीं है, मतलब कि कौन सा एक इसमें से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकॉर्डेटा, ऑप्शन नंबर डी जिम्नोस्पर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटोकॉर्डेटा। ये इस कैटेगरी में नहीं आता, यानी पौधों को जो हम लोग 5 जगत में बांटते हैं वो इसमें नहीं आता है। पौधों के जो 5 जगत में बांटते हैं उसका नाम सुन लीजिए, कहिएगा तो अगला वीडियो में लिख देंगे, ऐसे हमको ज़रूरत नहीं लगता है यहाँ पे, क्योंकि नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है। पहला हो जाएगा थैलोफाइटा, दूसरा हो जाएगा ब्रायोफाइटा लिखा हुआ है, मतलब ये इसका तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ब्रायोफाइटा लिखा हुआ है, क्या हटा ही दे रहे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा लिखा हुआ ही है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा लिखा हुआ ही है, सॉरी अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ये हो जाएगा। और अनावृत बीजी को ही हम लोग फिर बांटते हैं जिम्नोस्पर्म, मतलब उस कैटेगरी सब कैटेगरी में आ जाता है, इसी वजह से इसको नहीं लेंगे हम लोग। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन पादपों का परिवहन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए केवल जल, ऑप्शन नंबर बी केवल कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट और खनिज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ, क्योंकि ये दोनों के लिए ना जल और ऊर्जा के लिए हम, एक मिनट रुकिए, 2 मिनट, जल और जो खनिज होता है, खनिज के लिए, जल के लिए जाइलम, मतलब कि जो एक तरह का उत्तक हुआ वो कार्य करता है, और जो खनिज खनिज का मतलब कि जो परिवहन करने का काम करता है, खनिज और को ले जाने का काम करता है, वो हो जाएगा फ्लोएम करता है।
तो इसका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, पत्तियों से पौधे के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी अनुवर्तनी गति, ऑप्शन नंबर सी बिंदु स्राव, ऑप्शन नंबर डी स्थानांतरण। तो पत्ती से क्या करता है, अन्य ऊतक तक जो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पाद और अन्य पदार्थों का जो परिवहन होता है वो कहलाता है मेरा ऑप्शन नंबर डी स्थानांतरण कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन किसको कहते हैं? जब पौधे में एक्स्ट्रा जल हो जाता है वो क्या करता है, बाहर निकलता है, तो उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अनावश्यक जो जल हुआ वो बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर दें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो पहले ये जानते हैं ट्रांसजेनिक फसल कहते किसको हैं। तो ट्रांसजेनिक फसल वैसा फसल होता है ना जिसके डीएनए में दूसरे जीव का जो जीन पाया जाता है ना उसको डाल करके चेंजेस किया जाता है, उसको ट्रांसजेनिक फसल कहते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि फसल में पहले अगर कुछ ऐसा रहा हो कि कुछ खराबी या किसी चीज़ से बचाना हो या उसमें मॉडिफाइड कुछ चेंजेस करना हो, इसके लिए हम लोग ट्रांसजेनिक फसल को मतलब एक तरह से चेंज करने का, उसमें मॉडिफिकेशन करने का काम करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैंगन, ऑप्शन नंबर बी पालक, ऑप्शन नंबर सी टमाटर, ऑप्शन नंबर डी मक्का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पालक। पालक का हम लोग क्या करते हैं ट्रांसजेनिक फसल में, मतलब एक तरह से इसका मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, बाकी का करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है शैवालों को, इसका जवाब लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है शैवालों को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिटकिरी, ऑप्शन नंबर बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी चूना, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉपर। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब। ये थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा रट लीजिएगा। यानी शैवाल को नियंत्रित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कॉपर का उपयोग करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि खालिस्तान पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी अणु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अणु। अणु का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणु का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि अणु में O2, H2, मतलब ये अलग से, इसका अपना O2 अलग एग्जाम्पल है, H2 अलग अपना एग्जाम्पल हो गया। फिर हो जाएगा मेरा N2, ये सब क्या हो गया, अणु हो गया। इसको ध्यान रखना। तो परमाणु किसको कहते हैं? तो पदार्थ का सबसे छोटा कण वो परमाणु होता है, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इस चीज को ध्यान रखना है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर सी ओजोनीकरण, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत अपघटन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। यानी कि जब हम लोग यहाँ पे मेरा जल है H2O, जब इसको यानी कि अपघटन, विद्युत अपघटन यानी कि इसमें विद्युत प्रवेश किया जाता है तो ये ऑक्सीजन टूट जाता है प्लस 4H, यहाँ पे लगा लेना है 2 क्योंकि हाइड्रोजन 4, और प्लस H आयन देता है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो यही
प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी दमित्री मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी नील्स बोर, ऑप्शन नंबर डी लुईस पास्चर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट रदरफोर्ड, यानी कि सॉरी इसको थोड़ा सुधार लीजिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही बात है। परमाणु का जो नाभिक मॉडल है पहला बार कौन दिया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। तो ये बताए थे ना कि परमाणु का अधिकांश जो द्रव्यमान होता है वो उसके छोटे हिस्से में विद्यमान रहता है, उसी को नाभिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसके क्या होता है? चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है वृत्ताकार पक्ष में, सॉरी वृत्ताकार कक्ष में, पक्ष बोल दिए, सॉरी गलती से बोल दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है खाली स्थान कहलाते, मतलब क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आइसोटोन, ऑप्शन नंबर बी आइसोबार, ऑप्शन नंबर सी आइसोटोप, ऑप्शन नंबर डी हैलोजेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइसोबार कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में आइसोबार और हिंदी में संभारिक भी कहते हैं। ऐसे अणु जिसका द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। तो इसका एग्जाम्पल भी हो जाएगा। एग्जाम्पल को याद रखना, एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। आर्गन ये 18, परमाणु संख्या 40। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम, ध्यान से निकल गया, Ca कैल्शियम का होता है 19 और ये 40। तीसरा हो जाएगा कैल्शियम, ये हो जाएगा 20, ये 40। ये क्या है? सब संभारिक का एग्जाम्पल है। संभारिक यानी कि समान भार, और हिंदी इंग्लिश में भी याद रखना आइसोबार, क्योंकि कई कितना बार लिखा हुआ रहता है, बार करके आइसोबार करके दे देता है, यानी इंग्लिश में करके दे देता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान रखना है बस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। तो ये तो लग रहा है अपचायक और ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। तो ये तो कल हम बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में H2O2 प्लस Cl2, ये जो हाइड्रोजन के बारे में अगर पूछेगा कि ये किस रूप से कार्य कर रहा है, इससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचायक, और जिसके साथ जाके जुटेगा, अगर ऑक्सीजन जिसके साथ जुटेगा, यहाँ पे तो किसी के साथ जुट नहीं रहा, अगर जिसके साथ जुटेगा उसके बारे में पूछेगा तो ऑक्सीकारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एक अम्ल है, एक ऑक्सीकारक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एक अपचायक है, ऑप्शन नंबर डी एक क्षारक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 23 का हो जाएगा, एक अपचायक है। और हम लोग अपचायक को दोनों तरह से समझते हैं। अपचायक उसको भी कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और ऑक्सीकारक उसको कहते हैं जो जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करता है। ये क्या करेगा? ऑक्सीकारक क्या करेगा? ऑक्सीजन का ग्रहण करेगा, जबकि अपचायक त्याग करेगा। इसका ध्यान रखना है, ये वाला चीज को। कहने का बहुत सारे चीज से इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रख कर बनाई गई न्यूलैंड के तत्वों की व्यवस्था में अंतिम तत्व खाली स्थान था। न्यूलैंड क्या किए थे पहले? न्यूलैंड अष्टक के नियम को दिए थे। अष्टक यानी कि अष्टक मतलब कि 8 समूह का, मतलब 8 समूह में क्या किए थे? विभाजित किए थे, और बताए थे कि सबको 8 जो समूह होता है उनका मतलब समान गुण पाया जाता है, इस टाइप से बताए थे वो। तो इनका पहला जो तत्व था वो हाइड्रोजन था, और अंतिम तत्व था थोरियम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी TH मतलब थोरियम, ऑप्शन नंबर डी हीलियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थोरियम हो जाएगा, यानी 24 का सही आंसर क्या है? सी।
ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। और ये किम्मत तत्व था तो 56 यानी 56वां तत्व था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी उदासीन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो पानी में अम्ल को डाला जा रहा है या किसी क्षार को विलय किया जा रहा है, तो ये वाला पूछ रहा है, ना कि पानी को हम लोग किस मतलब कि क्या ऐसा प्रक्रिया करें, वो क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या कि इस ऊष्माक्षेपी का मतलब हो जाएगा ऊष्मा का निकलना, तो इससे क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा। अब हम लोग यानी कि 25 का क्या है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।